नमस्कार विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है सामाजिक विधान। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता पश्चात संविधान के माध्यम से केंद्र सरकार ने बहुत से सामाजिक विधान बनाए। सोशल लेजिस्लेशन, सामाजिक विधान वास्तव में किसी भी समाज के कल्याण और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए वहाँ समग्र समाज कल्याण की आवश्यकता को देख के बनाए जाते हैं। इस सामाजिक सुधार और सामाजिक कानून का प्रत्येक समाज या प्रत्येक राष्ट्र के समाज कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार समय समय पर सामाजिक सुधार जो होते हैं, समाज सुधार आंदोलन, उनसे प्रभावित होकर विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाती है, जिसे सोशल लेजिस्लेशन या सामाजिक विधान के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ऐसी क्या जरूरत है सामाजिक विधान की? आदिम समाज या प्राचीन समाज को अगर हम देखें, प्रिमिटिव सोसाइटी को, तो व्यक्ति के व्यवहार जो थे, व्यक्तियों का व्यवहार ही प्रथा और रीति रिवाज के माध्यम से नियंत्रित हो जाते थे। समाज में लोक लाज, सामाजिक भय और जनमत व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता था। लेकिन जैसे जैसे आदिम समाज से हम कृषि समाज, कृषि से औद्योगिक समाज, और समाज निरंतर जटिल होता जा रहा है, तो जटिल समाज में हमने देखा कि सामाजिक भय कुछ कम हो रहा है। रीति रिवाज, परंपराओं पे उतना लोग भरोसा नहीं रख रहे, करते हैं लेकिन उससे भय नहीं है उन्हें। तो यहाँ पे कुछ सामाजिक अधिनियम बनाने की बात हुई कि व्यक्ति किसी प्रकार से व्यक्ति के नियंत्रण कैसे रखा जाए। वास्तव में बढ़ता औद्योगिकरण जो है, ये वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था के अनियंत्रित और अन्यायपूर्ण होने से, औद्योगिकरण ने क्या करा, हमारी अर्थव्यवस्था को अनियंत्रित और अन्यायपूर्ण करा, जिससे समाज में निर्धनता, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ रही है। अब बेरोजगारी और आर्थिक संकट जो हैं, बेरोजगारी और आर्थिक संकट की रक्षा के लिए आज आवश्यक है राज्य अपने नागरिकों की मदद करे। इसलिए राज्य ने कई प्रकार के अधिनियम बनाए। वास्तव में देखा जाए पूरे देश में या दुनिया में जो विवाद है वो औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण ने क्या करा, अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने की जगह और बढ़ाया है। दूसरा, समाज में शक्तिशाली वर्ग जो है, इनका प्रभुत्व रहता है, और ये जो शक्तिशाली जो पूंजीपति लोग हैं, ये हमेशा निर्बल वर्ग का शोषण करते हैं। उनके हितों के संरक्षण के लिए समाज को, राष्ट्र को उचित विधान बनाना पड़ते हैं। प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में जनता सिर्फ सरकार चुनने का हक नहीं रखती। जनता का हक सिर्फ सरकार चुनना नहीं कि 5 साल में वोट डाला सरकार चुन ली, बल्कि जनता का हक है, जनता का राइट है, जनता का दायित्व है कि चुनी हुई सरकार उन्हें समान अवसर और सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए नए नए अधिनियम के माध्यम से उनको समाज कल्याण के अवसर प्रदान करें। समाज में हम देख रहे हैं विकास के साथ रोज नई नई समस्याएं आ रही हैं। जैसे अभी हम सभी जूझ रहे हैं कोरोना वायरस से। ये सामाजिक विकास है ना, औद्योगिकरण की देन है। ठीक है, चाइना से हुआ, लेकिन चाइना में भी औद्योगिकरण था ना। तो ये जो है, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे समाज कल्याण के लिए कोरोना से सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। उद्योगों को दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, ये सब समाज कल्याण है। इसलिए सरकार देखिए सामाजिक बीमा और कानून बनाती है। सामाजिक बीमा के माध्यम से लोगों की मदद होती है। अब ओवरऑल अपन देखें, सामाजिक विधान जो है, ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद ही बनने, इसके पहले भी थे। सबसे पहले आपने देखा होगा सती प्रथा निषेध अधिनियम बना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये सब 1856 1885 में बन चुके थे। 1829 में सती प्रथा था, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना था। विशेष विवाह अधिनियम 3 बार इसमें संशोधन हुए, 1872, 1923 और फिर आज़ादी के बाद 1954। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1930 में बना था। हिंदू कानून का संहिताकरण, ये 56 आज़ादी के बाद, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार से आज़ादी के पहले भी और बाद भी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण के लिए नियम बनाए जाते हैं। आज हम इसमें सामाजिक विधान में हमारे पास बहुत से अधिनियम हैं जिन पर चर्चा करना है। सबसे पहले हम करेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और महिला सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए बनाया गया। केंद्र सरकार ने 2000 में एक अधिनियम प्रस्तुत किया था, एक्ट प्रस्तुत किया था, जो 26
अक्टूबर 2006 से 26 अक्टूबर 2006 से पूरे देश में लागू है। इसमें इसकी आवश्यकता इसलिए आई कि निरंतर हम देख रहे थे महिलाओं के प्रति हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। समाज में महिलाओं के साथ अनेक स्वरूप में दुर्व्यवहार हो रहे थे। दहेज हत्या तो थी, इसके साथ क्रूरता, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, लज्जाभंग, ये काफ़ी नए नए प्रकार के उनके साथ में दुर्व्यवहार के स्वरूप हमको देखने को मिल रहे थे। इसलिए यहाँ क्या हुआ, स्त्री के विरुद्ध पुरुष जो है हिंसक होता है, लेकिन इस हिंसा में स्त्री की भूमिका अलग अलग होती है। इसलिए उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा 26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा अधिनियम, ये वास्तव में घरेलू हिंसा सब बहुत ही हिंसक और भीभत्स है। इसका सीधा सा अर्थ है घर में स्त्रियों के ऊपर, घर में, बाहर नहीं, घर में स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचार, तिरस्कार, दमन, उत्पीड़न, अपमान, शोषण, यातना, इन सभी चीज़ों से जिससे उसके शरीर और आत्मा को ठेस पहुंचती है, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए अधिनियम बनाया गया। वास्तव में जब घर के अंदर महिला के रक्षक ही उसके भक्षक बन जाते हैं, तब आप सोचिए क्या स्थिति होगी। ये एक तरीके से इसको अपन देखें तो भारतीय समाज में भारतीय स्त्रियों की तुलना जो है गमले में हम जो उगाते हैं ना बोनसाई, उसकी तरह से कर सकते हैं। जैसे ही वो बोनसाई वृक्ष बनने के लिए विस्तार पाने का प्रयत्न करता है, हम उसकी शाखाओं को जड़ों से काट देते हैं। ये घरेलू हिंसा इसी पे आधारित है। ये वास्तव में स्त्रियों के विकास को अवरुद्ध करने का घरेलू हिंसा जो है ना, एक हथियार है। और इस हथियार को खत्म करने के लिए, इस हथियार को रोकने के लिए ही 26 अक्टूबर 2006 को हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया। 2005 में चूंकि रखा गया था, पर इसको राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित होते होते 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया। आपने देखा होगा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा दो प्रकार से होती है, एक मानसिक हिंसा होती है, एक शारीरिक। शारीरिक में रेप, दहेज के लिए उत्पीड़न, छेड़छाड़, लैंगिक दुर्व्यवहार, अपहरण, अनैतिक देह व्यवहार, कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, ये सब शामिल है। अब ये आंकड़े हमारे जो बताते हैं कि निरंतर यौन हिंसा और घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही। अभी कुछ आंकड़े ये भी आए हैं, विधिवत नहीं आए, अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है, लॉकडाउन पीरियड में घरेलू हिंसा के प्रकरणों में वृद्धि हुई है। कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आज महिलाओं को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। आज मानसिक हिंसा सर्वाधिक हो रही है। शारीरिक तो हो रही है, उसके साथ साथ बाजारवादी ताकतों के द्वारा आज पूरा जो हमारा मार्केट है वो एक महिला को कमोडिटी, उत्पाद के रूप में पेश कर रहा है। किसी भी विज्ञापन को आप देखिए, उसमें महिला को उपयोगकर्ता के रूप में बताया जाता है। शेविंग क्रीम, महिला उसका विज्ञापन करेगी। अब बताइए, शेविंग क्रीम तो महिला का क्या लेना देना। तो ये मानसिक हिंसा सब तरह से हो रही है। अब आपको इसके कारण पे हम कुछ चर्चा करना चाहिए। पहला कारण तो ये क्या है, पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के कारण समाज में घरेलू हिंसा हो रही। भारतीय समाज क्या प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रहा है। यहाँ महिला को सेकेंडरी माना गया है, द्वितीय दर्जा। नारियां प्रारंभ से ही पुरुषों की दासी बनकर रही हैं और इसका पुरुष वर्ग ने भरपूर फायदा उठाया। दूसरा, शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन। समाज में घरेलू हिंसा का एक कारण अशिक्षा है। शिक्षित ना होने की वजह से स्त्रियों को महत्व नहीं मिलता और स्त्रियां भी अपने अधिकारों को नहीं जान पाती। उनको पता ही नहीं चलता उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं, इसलिए वो सदैव अपमानित होकर शांत रहती हैं, मूक पशुओं की भांति सब कुछ सहती रहती हैं। नॉन एडजस्टमेंट, असामंजस्यता। एक परिवार में कलह तब प्रारंभ होती है जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, एक दूसरे की गलतियों को माफ नहीं कर पाते और शोषण की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें वास्तव में शारीरिक तौर पे पुरुष के मजबूत होने के कारण वो महिलाओं का दमन कर लेते हैं। एक और कारण है व्यक्तित्व का पूर्ण विकसित ना होना पाना, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। हमारे व्यक्तित्व का जब पूर्ण विकास नहीं हो पाता तो घरेलू हिंसा की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वास्तव में एक मुख्य कारण है घरेलू हिंसा का कि पुरुषों का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता और वे अपने क्रोध पर नियंत्रण न कर पाने की वजह से, क्रोध पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो या तो हिंसक हो जाते हैं या नशा करने लगते हैं, जिससे घरेलू हिंसा की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है।
कठोर दंड का अभाव। समाज में 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम के पहले तक कोई कठोर नियम नहीं था, जिससे पारिवारिक हिंसा निरंतर बढ़ रही थी। घरेलू हिंसा के लिए इसको प्रताड़ित करने वाले आराम से घूमते थे और न्याय मांगते मांगते एक दिन वो महिला इस दुनिया से चली जाती थी। इससे लोगों के हौसले बुलंद हो गए थे। यानी कठोर दंड का अभाव, आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी, लैक ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंसी। आज भी भारतीय समाज में महिलाएं शिक्षित न होने के कारण आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है और इसलिए वो सभी अत्याचारों को सहती हैं। बढ़ता प्रोफेशनलिज्म, इंक्रीजिंग प्रोफेशनलिज्म। महानगरों में एक स्थिति दूसरी बात, शिक्षित होने के साथ घरेलू हिंसा बरकरार नहीं बढ़ रही है। आप देखेंगे जितने भी बड़े घर हैं वहाँ पे महानगरों में घरेलू हिंसा ज़्यादा है। यहाँ पे पुरुष और स्त्री पेशेवर हैं। मशीन कंप्यूटर के साथ काम करते रहते व्यक्ति खुद भी मशीन हो गया है, तो उसके अंदर के सारे प्यार, आदर, खुशी, आत्मसम्मान, ये सब भावनाएं विलुप्त हो गई हैं, फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। उसमें तनाव और चिंता बढ़ रही है और इसके कारण महानगरों में घरेलू हिंसा अधिक हो रही है। कुप्रथाएं, कुछ हमारे यहाँ की कुप्रथाएं भी हैं जो भारतीय समाज में, जैसे पुत्र न होने पर स्त्री को दोषी देना कि स्त्री इसके लिए जिम्मेदार है, एक ही है। अवैध संबंध, समाज में कुछ पुरुष अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। ये अवैध संबंध, इलीगल रिलेशन बहुत बढ़ रहे हैं। ये भी एक घरेलू हिंसा का कारण है। अब ये जो 2005 का महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम है, ये भारतीय दंड संहिता 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किए गए प्रावधानों को इसमें प्रयोग किया गया। पारिवारिक क्रूरता को 1983 में साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसमें दहेज हत्या और आत्महत्या के साथ सम्मिलित किया गया। अब इस अधिनियम में क्या है, 2005 के इस अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। ये 26 अक्टूबर 2006 से सभी जगह लागू। पहले जम्मू कश्मीर नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी है। इस कानून की धारा 3 में घरेलू हिंसा को निम्नानुसार बताया गया। इसमें रखा गया 5 प्रकार के दुर्व्यवहार रखे गए। एक, शारीरिक दुर्व्यवहार, फिजिकल अब्यूज, यौन दुर्व्यवहार, सेक्सुअल अब्यूज, मौखिक ओरल अब्यूज, भावनात्मक इमोशनल अब्यूज, आर्थिक इकोनॉमिक अब्यूज। तो ये जो है, इसमें कहा गया कि एक घर में व्यक्तियों के बीच समरसता होना चाहिए। सभी लोग परिवार के हैं, परिवार इनको घरेलू नातेदार बन के महिला को संरक्षण प्रदान करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो घरेलू हिंसा की शिकार मानी जाएगी। और इसमें प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट को यदि प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा का लगता है प्रकरण, तो वह धारा 18 से लेकर 23 तक विभिन्न आदेश प्रदान कर सकता है। पहला है 18 के अधीन संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर। धारा 19 के अधीन है निवास, रेसिडेंस ऑर्डर। धारा 20 के अधीन है मौद्रिक, मॉनेटरी ऑर्डर। धारा 21 के अधीन प्रतिकर आदेश, कंपनसेशन ऑर्डर। धारा 21 में संतानों की अभिरक्षा का कस्टडी ऑर्डर है। धारा 22 में प्रतिकर कंपनसेशन और धारा 23 में अंतरिम और एक पक्षी इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर। ये अलग अलग प्रकार से घरेलू हिंसा का उल्लंघन करने पे ये है। इसमें 20,000 का जुर्माना और 1 साल का कारावास या दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं। ये संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, इसमें कोई जमानत नहीं मिलती। अब ये जो है महिलाओं की सुरक्षा वास्तव में भारत सरकार की प्राथमिकता है। हर सरकार की, हर राज्य की प्राथमिकता महिला सुरक्षा है। समाज में बढ़ती महिला हिंसा को रोकने और महिलाओं को सम्मानजनक जीने का हक दिलाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इसमें समाज के हर वर्ग की महिला को राहत प्रदान की गई है। माता, बहन, पुत्री, पत्नी, विधवा, वृद्धा, नाबालिग, विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, किसी भी उम्र की, अमीर, गरीब, सभी को इस अधिनियम के तहत रखा गया। इसमें पीड़ित महिला को आश्रय, पुनर्वास और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कुछ एनजीओ भी काम कर रहे हैं। पीड़िता घर बैठे इसमें सहायता प्राप्त कर सकती है। इसके लिए उसे 911 पर कॉल करना पड़ेगा। राष्ट्रीय घरेलू हिंसा .com जो घरेलू हिंसा की डॉट लाइन है बनाई गई है, नंबर है 1800-799 1800-799-7233 पर फ़ोन करके सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। ये इसकी फैमिली वायलेंस प्रिवेंशन वेबसाइट भी है, उसमें भी आप लिख के सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में इसके अंतर्गत जो था 3-4 प्रकार हैं घरेलू हिंसा के जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो
शारीरिक हिंसा, मारपीट, धक्का, थप्पड़ मारना, लात, घूंसा, ये सब आते हैं। लैंगिक हिंसा, जबरदस्ती, मैथुन, अश्लील साहित्य, फोटो, फिल्म दिखाना, इशारे करना। भावनात्मक, गाली गलौज करना, अपमानित करना, चरित्र का दोषारोपण, लड़का पैदा न होने पर आरोप लगाना, स्कूल कॉलेज जाने से रोकना, शिक्षा के लिए प्रतिबंधित करना, आर्थिक, महिलाओं को धन उपलब्ध न कराना, खाने, कपड़े, रहन सहन की दवाइयाँ नहीं कराना, महिला के सैलरी छीन लेना, ये 4 प्रकार से ये रखे गए। अब इसके अंतर्गत जो है GL शर्मा एक समाजशास्त्री, उन्होंने अपनी एक सामाजिक मुद्दा पुस्तक में कुछ सुझाव दिए हैं इसको रोकने के लिए। पहला, पुलिस प्रशासन में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी की जाए। दूसरा, दोषी व्यक्ति को सख्त दंड दिया जाए। महिला हिंसा के प्रकरणों को निपटाने के लिए महिला जांच ब्यूरो स्थापित की जाए। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका भी हो। निःशुल्क कानूनी सहायता से केस सॉल्व किए जाएं। महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच और मनोभाव बदले। अश्लील विज्ञापन, साहित्य, पत्रिकाएं, वीडियो, मैसेजेस, इस तत्काल प्रतिबंधित किए जाएं। महिलाओं की छवि बिगाड़ने वाले, बहुत से आपने देखा होगा टीवी सीरियल, धारावाहिक आते हैं, इसमें महिलाओं की छवि को बिगाड़ा जाता है, इनको रोका जाए। ये है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, और इसके अलावा और भी हमारे पास सामाजिक विधान है जो कि हमको अध्ययन करना है, ये अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।